अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी ज़माने के लिए। जी हाँ, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने समाज को क्या दिया, ये सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार, धरती दौड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास, और हर दिन हम मुलाकात करते हैं आपसे और कुछ लाइफ में जुड़ता चला जाता है। अच्छे विचार होते हैं, अच्छी बातें होती है और सब कुछ ऐसा अच्छा होता है कि दिन बड़ा अच्छा निकलता है। तो चलिए आज का दिन और अच्छा करते हैं और आज मुलाकात करते हैं महिला और बाल विकास के लिए काम करने वाली, यानी यूँ कहें कि अनगिनत बच्चियों को सर्वांगीण विकास देने वाली एक शख्सियत से। आप हैं भाग्यश्री सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका धरती दौड़ी के मंच पर, और आप जो काम करती हैं उसके लिए बहुत बहुत नमन भी आपको। धन्यवाद तरुण जी, धरती धुरारी के इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, और ये एक गीत की लाइन से ही बात करूं कि हम बेसहारा हैं तो किसी का सहारा बने, ऐसे कई गीतकारों ने गीत लिखे, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो लगता है कि कितना एक मर्म है, कितना भाव है, इमोशंस हैं, और वही इमोशंस जब कोई व्यक्ति फील करता है तो वो निकल पड़ता है समाज की सेवा करने के लिए। तो आपकी ये सेवा करने की जो फीलिंग है, ये कैसे आई थी? आई थिंक मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, वो शायद वो वैसी उसकी पर्सनालिटी है, तो मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि ये मेरी पर्सनालिटी है जो मैं कर रही हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अलग कर रही हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कि मैं खुद को खुश कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बहुत अलग कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जो कर रही हूँ ये मुझे खुशी दे रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पीस मिल रहा है और मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, लाइफ की इस जर्नी को मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो आपने पूछा कि ये भाव कहाँ से आया। मैं एक बहुत छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। हमारा जो देश है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही बसता है, जैसे कहा गया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने ग्रामीण उस परिवेश से और अपने गांव से बहुत कुछ सीखा। तो मेरा जो फैमिली था वो हम लोगों का एटमॉस्फेयर हमेशा कुछ एक ऐसा रहा है कि लड़का और लड़की में बहुत भेद रहा है बचपन से, कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बेटे के लिए रहेंगी, बेटियों के लिए नहीं रहेंगी, चाहे वो पहनने के स्तर पे हो, चाहे वो एजुकेशन के स्तर पे हो। और मेरी जितनी भी कज़न सिस्टर्स हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, ताई जी और अलग चाचा जी की, उन सभी का बाल विवाह हुआ है बचपन में एक, और उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, ना पढ़ने की मिली हैं, ना लाइफ में जैसे बोलते हैं ना राइट टू चॉइस, तो वो चीज़ें उन्हें कभी नहीं मिली है। तो वो बचपन से एक बोल सकते हैं कि वो कीड़ा मेरे दिमाग में था कि ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों करेंगे आप, ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, समानता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं बोल सकती हूँ कि वो चीज़ वहाँ से हमेशा से पिंच की है कि भाई मुझे भी ये चाहिए, या अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही तो भाई को क्यों मिलेगी। हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो आप भाई को वो कहीं भी बिना बताए कैसे चला जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि भैया को कहीं जाना है और मदर बोलेगी कहाँ है, तो हमें दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हमें जाना होगा तो हम 4 बार पूछेंगे वहाँ चले जाएंगे आप। तो आप बोल सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में जो इक्वालिटी नहीं होती थी ना, वो चीज़ मुझे बहुत हिट करती थी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, हम कहाँ से कम नहीं हैं। तो जब बड़ी हुई और अपना एक कोर्स कर रही थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो महिला एवं बाल अधिकारों के लिए था, और मुझे उस दौरान इंटरव्यू करना था किसी एनजीओ का। उस दौरान मैं इन बच्चों से संपर्क में आई थी, जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि नई नई जयपुर में आई थी, और जो बच्चियां थी, ये ड्रॉप आउट्स बेटियां, ये जयपुर के थोड़े बाहरी इलाके में थी, लेकिन ना जाने शायद कुदरत को, ईश्वर को या भगवान को मुझे इनसे मिलाना था, और मैं चली गई कि चलिए 1-2 घंटा उन्हीं में टाइम पास हो जाएगा। और जब पहली बार इन बच्चियों से मिली, लगभग 30 बच्चियां थी जो 6 साल पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ चुकी थी, 4 साल पहले छोड़ दी, पेरेंट्स नहीं चाहते थे, कोई फेल हो गई, स्कूल बहुत दूर था तो सुरक्षा उनको, पेरेंट्स को नहीं भरोसा लगा, किसी के पेरेंट्स माइग्रेट कर गए थे, दूसरी जगह से यहाँ पे आए थे। और एक छोटी सी चीज़, एक जनरली मुझे नहीं पता था क्या पूछना, और मैंने पूछा और कैसा लग रहा है आप सबको पढ़ के। तो एक बच्ची ने मुस्कुराते हुए एक लाइन बोली और नीचे मुँह कर लिया कि मैडम हमें क्या करना है पढ़ के, हम क्या करेंगे ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री लेके। वो जो चीज़ थी ना, उसने बहुत हिट किया, क्योंकि मेरी जितनी भी कज़न सिस्टर्स है जिनका बाल विवाह हुआ है, और मेरी तरफ जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं हूँ, वहाँ की बेटियों में और मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो एजुकेशन ने ही क्रिएट किया। उस जगह के बारे में बताइए, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? मैं गोठड़ा से हूँ, खेतड़ी नगर में गोठड़ा है, पहले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में थे, अभी तो निमका थाना में आ गए हैं, और अभी तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। अभी की अगर मैं बेटियाँ देखूँ, डॉक्टर्स बन रही हैं, RAS बन रही हैं, लेकिन उस दौरान तो वो वाला टाइम था कि एक पानी का नल होता था और लंबी कतार में मटका ले लेके सभी लोग खड़े होते थे कि पहले मैं भर लूँ, पहले मैं भर लूँ। वो वाली जनरेशन थी, बेटियां जो होती थी। तो जो ये जनरेशन थी, और ये चीज़ आपने बचपन में देखी,
आज आप बच्चियों का जीवन संवारती है। आप जब बच्ची थीं तो आपने ये जब सब चीज़ें देखी, तो आपकी एजुकेशन क्या उसी गांव में हुई या उसके बाद आपको कहीं आगे जाना पड़ा, या माता पिता ने चाहा कि नहीं नहीं मेरी बच्चियां पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बाकी के जो उनके भाई से थे उनसे थोड़े अलग थे, क्योंकि वो पहले ही बाहर निकल गए थे, तो उनमें वो जो एजुकेशन वाला एलिमेंट तो आ गया था जी। जब 5वीं क्लास में थी तो मेरी मम्मी मुझे कोई काम बोल रही थी, तो मेरे मम्मी ने बोला कि हाँ ये कौन सी बैरिस्टर बनेगी, ले क्या? तो मेरे फादर ने बोला कि मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। क्या बात? अच्छा, मुझे नहीं पता था कलेक्टर क्या होता है, मैंने सोचा कंडक्टर। मुझे तब कलेक्टर और कंडक्टर का डिफरेंस नहीं पता था जी। तो मैं 5-6 मिनट तक ये सोचती रही कि पापा ये क्यों चाहते हैं कंडक्टर वो टिकट वाला मैं बनूं। तो मुझे वो डिफरेंस नहीं समझ में आया। लेकिन जब मैं स्कूल में जब मैं 8th-9th में गई तो मुझे वो समझ में आया कि जिलाधिकारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, तो वो अंतर मुझे वहाँ पे वो तो समझ में आया। ये अंतर पता चल गया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो भाव बाद में जैसे जागा कि आप बच्चियों के लिए काम करें, लेकिन उस वक्त क्या भाव था कि भाग्यश्री जो छोटी सी हैं वो क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी। बस इतना था कि पावरफुल बनना है, इतना था कि ये जितनी भी मदर है मेरी आस पड़ोस की, जितनी भी बेटियां हैं, इनके साथ जो गलत है उसके लिए लड़ना है। सही चाहे कितना भी टफ हो, लेकिन मुझे सही ही करना है जी। वो भाव मुझे बस वहाँ तक समझ में आया था। और फिर जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो समझ में आया कि एक दिन जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो मुझे महिला और बेटियों के अच्छे के लिए करना है जी। लेकिन जब बड़ी हुई और जब ये कोर्स कर रही थी और इन बेटियों के लिए जब करने का मौका मिला, तो फिर समझ में आया कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया कि 5 साल बाद में जब मैं वो बन जाऊंगी मैं तब करूंगी। वेलफेयर 100% ना सही, मैं 0 या 1 से तो स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी अभी मिली है तो डेफिनेटली भगवान चाहता है कि मैं अभी अपना रोल प्ले करूँ जी। तो वो चीज़ मैंने 2009 में आपने तो जब भी अपना रोल प्ले किया बहुत बेहतरीन तरीके से किया, चाहे पढ़ाई में हो चाहे अभी जो आप काम कर रही हो। लेकिन आपके इन रोल्स को बहुत से लोग आसपास में, आपके समाज में, परिवार में बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं। और एक सरप्राइज़ अभी आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आने वाला है। कोई हैं जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। आप कौन हैं, आइए देखते हैं। भाग्यश्री बचपन से ही बहुत मेधावी छात्रा रही है। स्कूल्स में सबसे अव्वल, स्पोर्ट्स में, राइटिंग में, किसी भी तरह की कंपटीशन में। परिवार में सबसे लाडली रही है, पूरे परिवार की सबसे लाडली रही है वो। घर परिवार में जो महिलाओं को लेके, बेटियों को लेके जो इश्यूज होते थे, उसमें हमेशा उसके मन में सवाल रहते थे कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों है, क्यों उनकी एजुकेशन इतनी कम है, क्यों उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, क्यों उनके पहनाव पे इतनी रोक टोक है। जैसे बच्चों की एक उम्मीद होती थी कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, तो वो कभी उनको दी नहीं जाती थी। तो बचपन से वो जो सवाल थे वो आज कहीं ना कहीं उसका काम बन गया है। उन सवालों को, जो भेदभाव महिलाओं और बेटियों के साथ में थे, कैसे उनको ख़त्म किया जा सकता है, कैसे लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा सकती है कि बेटियों के साथ ऐसा ना करें, ना उनकी एजुकेशन, ना पहनावे को लेके, ना उनके रोक टोक को लेके। तो आज वो जो काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी है। ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके अब तक का सफ़र उसका बहुत आरामदायक गुजरा है, बहुत संघर्ष किए हैं उसने यहाँ तक पहुँचने में। परिवार को लेके, पेरेंट्स के साथ में रहे हैं, फिर परिवार को लेके हैं। समाज में बहुत कुछ सुनने को मिला है कि जिस तरह का काम वो कर रही है और जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें आके कर रही है। तो लेकिन वो जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सुकून है उसे कि ठीक है, जीवन एक ही मिला है और जो ड्रीम्स हैं और जो सपने हैं कि कुछ करना है और कुछ अलग करना है और अपने समाज के लिए करना है, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माताओं के लिए करना है, तो बहुत अच्छा कर रही है। बेस्ट ऑफ लक श्री। वाओ, थैंक यू डॉक्टर इंदु। डॉक्टर इंदु जुड़ गई थी हमसे और देखिए आपकी बहन भी पहुंच गई हमारे शो में। कैसा लगा उनसे मिलके अभी? ऐसे ऑब्वियसली अभी वो उदयपुर में है, मैं जयपुर में हूँ, तो सरप्राइजिंग है। बहन मेरी हमेशा वो रही है जिसने मुझे ज़िंदगी में सशक्त होना सिखाया है जी। मैं आज जो हूँ, मैं विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, शायद एक्टिविस्ट बनने की जो जर्नी है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरी बहन का रहा है। मैं बोल सकती हूँ मेरे जीवन की आधी लड़ाइयाँ इसने लड़ी। इंस्पिरेशन है। एग्जैक्टली। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे शायद कोई नहीं था जो मुझे नर्चर कर पाता, लेकिन इन्होंने किया।
मैं बहुत बार डरी, जैसे जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। मैंने चुपचाप इन बेटियों 146 बेटियों को मैंने अडॉप्ट किया और उनको पढ़ाना शुरू किया। तो थोड़े समय के बाद में न्यूज़पेपर में मुझे कवर किया गया था और हुआ ये कि मेरे समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो न्यूज़ सर्कुलेट हो गई थी एंड मेरे फादर को वो न्यूज़ पहुँच गई थी, जो झुंझुनू का ग्रुप था। तो मेरे फादर वाज लाइक कि अच्छा ये सब कर रही है ये वहाँ पे रह के। तो मैं एकदम से डर के मैंने फेसबुक वगैरह सब डीएक्टिवेट कर दिया और मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही। एंड मेरे फादर ने तुरंत इनको कॉल किया कि ये सब कर रही है वो, वहाँ पे जाके उसको पढ़ने के लिए बोला था या ये सब करने के लिए बोला था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक ही चीज़ बोला, मैं डर गई। मैंने कहा क्या होगा, क्या बोलेंगे? तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला एक चीज़ सोचो, क्या तुम कुछ गलत कर रही हो? अगर गलत कर रही हो तो डरो, और अगर तुम्हें ये पता है कि ज़िंदगी में सही कर रही हो तो किसी से नहीं डरना है, वेदर चाहे वो पेरेंट्स है। तो लाइफ में मैं जब जब डीमोटिवेट हुई हूँ, लाइफ में जब जब मैं हारी हूँ, मेरी बहन ने ही मुझे सपोर्ट किया है। मैं बोल सकती हूँ मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, मेरी पूरी दुनिया मेरी बहन के ही इर्द गिर्द घूमती है जी। तो अगर मुझे लाइफ में कभी भी कोई डाउट होता है तरुण जी, तो मैं सिर्फ अपनी बहन से पूछती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाऊंगी लेकिन मेरी चीज़ों को लेके वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। एंड एक छोटी सी बात, जीवन में चाहे मेरा वो 3री क्लास था या 5वीं क्लास, जब भी मैं मंच पे होती थी एंड जब होता था ना कि एनुअल डे पे आपके पेरेंट्स आने चाहिए, मदर नहीं आ पाती थी, घरेलू कामों में होती थी, पेरेंट्स नहीं आ पाते थे, लेकिन मेरी बहन को मैंने उस सामने जो सभा बैठी है उसमें किसी पंक्ति में तालियां बजाते हुए जीवन में हमेशा पाया। वाह, आपकी बहन के लिए हम भी तालियां बजाएं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही नायाब हीरा जो है समाज को दिया है। अच्छा, आप जब इस तरह बड़े की बच्चियों को पढ़ाना है तो ये कैसे, आपका क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा? एक साथ तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है ड्रॉप आउट 6600 बच्चियाँ थी शायद जी, 6600। तो ये कैसे आपका ऑनलाइन पढ़ाने का, वो 10th क्लास की बच्चियों को पढ़ाना जो कि स्कूल छोड़ चुकी हैं? जी देखिए, मैंने जैसे बताया मैं एक कोर्स कर रही थी, तो उसमें मुझे इंटरव्यू करना था एक एनजीओ का, और मैंने इंटरव्यू के लिए एक एनजीओ को अप्रोच किया था और मैं वहाँ पे मिलने गई थी। तो उस बच्ची ने जो मुझे बोला कि मैम हम क्या कर लेंगे एक सर्टिफिकेट लेके, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई, मैं घर आ गई एंड मुझे एक अवार्ड मिला था उस दौरान, जो मैं सिलिकॉसिस पे काम कर रही थी और मैंने भीलवाड़ा के कुछ गांव विजिट किए थे। तो उस अवार्ड में उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा दे दिया पूरा देने के बाद में कि शी इज़ वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ड्रॉप आउट्स। तो मेरे अंदर वो सही और गलत की जो लड़ाई थी, मैंने सोचा कि मैंने इतना काम नहीं किया है। हालांकि मुझे वो अवार्ड मेरे सिलिकॉसिस के लिए मिला था, लेकिन वो जो लाइन उन्होंने जोड़ दी ना, उस लाइन ने बहुत दिनों तक पिंच किया कि वो प्रभु की इच्छा थी। एग्जैक्टली, मैंने कहा नहीं, ये अवार्ड तो मैं अब दीवार पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने उतना काम ड्रॉप आउट्स के लिए नहीं किया है जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब ड्रॉप आउट्स के लिए करना है, और मैंने जो एनजीओ था उसको मैंने एक मेल किया कि इन 146 बच्चियों को मैं गोद लेना चाहती हूँ और 10वीं की तैयारी करवाना चाहती हूँ। मैंने उन 146 बच्चियों को गोद लिया और ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो बच्चियाँ थी वो अलग अलग क्षेत्र से थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर क्षेत्र पे मूव कर पाऊँ। 146 बच्चियाँ मुझसे कनेक्ट, मुझे लिस्ट मिली कि ये सारी बच्चियां आपसे डेली पढ़ेंगी, लेकिन 146 नहीं कनेक्ट हो पाती थी, क्योंकि किसी के पास में फ़ोन जो था वो उनके पेरेंट्स के पास होता था, स्पेशली फादर, जो डोमिनेटिंग हमारे पेट्रियार्कल समाज में जो बेटियों और पिता को थोड़ा सा राइट होता है, तो उनके पास नहीं होता था फ़ोन। होता था तो पिता बेचारे काम पे चले जाते थे, वो शाम को लौटेंगे, तो या फिर होता था तो नेट था वो 1 GB होता था और बहुत महंगा होता था, तो ख़त्म हो जाता था जी। तो मैंने उनको कहा कि डू वन थिंग, जिसका घर पास में है ना वो 3-3 4-4 लोग पास में बैठ जाओ और सिर्फ सुनो। तो कई बार क्या होता था, जैसे क्लास 4 बजे शुरू हुई है तो मैं 3:40 पे स्टार्ट कर देती थी कि कनेक्ट होना है, तो 20 मिनट का जो टाइम हमें मिलता था मैं बेटियों से बात करती थी, तुमने कल क्यों नहीं ज्वाइन की, परसों क्यों नहीं ज्वाइन किया, उसने क्यों नहीं ज्वाइन की। तो बताती थी मुझे कि मैम आज हम लोग, हमारे छत टपक रही है, हम नानी के घर चले गए हैं, या मैम नेट खत्म हो गया था तो अभी पिताजी ने 2 दिन से फिर रिचार्ज नहीं करवाया था। तो मैंने पूछा कि ये जब छत टपकती है तो नानी के घर क्यों चली जाती हो? तो उसने बताया कुछ कि मैम हर साल हम लोग बारिश के मौसम के लिए वो छत लगाते हैं जो एक ही सीजन में चलती है, कुछ ऊपर डालते होंगे वो, और वो एक सीजन के बाद में वो खराब हो जाती है। अब इस साल हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोग वो करवा पाते, तो इतने दिन हम नानी के घर ही रहते हैं। तो उन बेटियों से जब मैंने बात की ना और उनकी कहानियों को जब मैंने जाना ना, तो मुझे समझ में आया कि हम लोग सोसाइटी में कोई भी बच्चा अगर IIT क्लियर कर ले, नीट क्लियर कर ले, IAS बन जाए, तो हम उसको एकदम हीरो बनाते हैं जी। ये बच्चियाँ जो 3-4 घंटे भट्टी के सामने बैठती हैं, 1 रुपए में एक चूड़ा बनाती है, वो पूरे दिन में वो जो हीरे लगाते हैं उसका 1 रुपए वो लेती हैं, जो सेलर को वो देती हैं, चाहे वहाँ से फिर वो उसको 200-300 में बेचता होगा।
तो मुझे समझ में आया कि ये रियल हीरो हैं, ये वो अनसंग स्टार्स हैं जो छुपे हुए हैं और इन्हें उभार के लाना है। इसलिए मैंने अनसंग स्टार्स अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू किया। तो यहाँ जो इन बच्चों के लिए आपने काम किया, अनसंग स्टार्स इन्हें बनाया, ऐसे ही फिल्म स्टार्स होते हैं और फिल्मों में जब बच्चे कुछ काम करते हैं तो बाल कलाकार कहलाते हैं। तो कोई ऐसा, क्योंकि एंटरटेनमेंट और भारतीय सिनेमा एक अपने आप में इतना बड़ा दर्पण है ये कि हमारे समाज को बताता है शुरुआत से, सालों से। तो कोई ऐसा गीत जो आज इस शो में आप सुनाना चाहें और सबको दिखाना चाहें? मैं स्पेशली अपनी बेटियों को ये गीत डेडिकेट करना चाहूँगी, मेरी जितनी भी बेटियाँ इस कार्यक्रम को देख रही हैं, क्योंकि वो सही में बहुत मासूम हैं, बहुत सच्ची हैं। उनके मन में जो भी है इस उम्र में वो मुझसे एज अ मदर बोलूँ या सिस्टर बोलूँ शेयर करती हैं। तो स्पेशली मेरी सारी बेटियों के लिए जो वो गाना है बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, देखिए ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, 1968 की फिल्म थी हिंदी में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ लोग जाते ही नहीं हैं, वो क्लासरूम कभी देखा ही नहीं, ऐसे भी बहुत से बच्चे आपने देखे और उन्हें क्लासरूम तक आप लेके गए, वो कैसा एक फील है, क्या है, उस बारे में बताना चाहें? ऐसे बच्चों को जब आप घर से निकाल के बाहर लाते हैं, जैसे हमारी जो ड्रॉप आउट्स बेटियाँ हैं, किसी ने 6 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 2 साल पहले छोड़ दी, किसी के पेरेंट्स ने छुड़वा दी, स्कूल दूर था, नहीं जा सकती थी, पेरेंट्स माइग्रेट कर गए, किसी का बाल विवाह हो गया, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। कोई भी बच्चा अगर ड्रॉप आउट होता है, कोई एक रीज़न नहीं होता है। किसी के घर में रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ा पाएँ। अगर रिसोर्सेज हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर इतने ही रिसोर्सेज है तो हम बेटे पे इन्वेस्ट करें, बेटियों पे क्यों करें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए वो मानसिकता है, वो थॉट प्रोसेस है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स का रोल नहीं है, समाज का भी है। अब आपने बात की कि उन बच्चों को जब लाते हैं तो कैसा लगता है। किसी भी बच्चे को जो ड्रॉप आउट है उसको घर से निकाल के बाहर तक लाना कोई इजी टास्क नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि एक बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, अगर उसमें पढ़ने की जिज्ञासा है तब तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर किसी के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो चीज़ें डाली ही नहीं गई है, वो बच्चा डेली बेसिस पे डिमोटिवेट होता है। उस बच्चे के लिए हम लोग रेगुलर काउंसलिंग रखते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे अभियान में लगभग 35 लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, अपने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, अपने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं अलग अलग हॉस्पिटल से, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो इस सोच के हैं कि नहीं हमें भी समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो उनके लिए हम लोग रेगुलर, हमारा एक इंद्रधनुष प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग जो मनोचिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनको अपने राइट्स के लिए, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए, उनको अगर वो किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत सी डिप्रेशन में होती, एंजाइटी में होती, क्योंकि घर का वो माहौल है, उनके जीवन में एक लड़ाई चल रही है, एक बाहरी लड़ाई जो समाज से चल रही है और एक इंटरनल लड़ाई जो उनके घर से चल रही है, परिवार से। और बाहरी लड़ाई तो वो फिर भी लड़ लेंगे कि हम बोलेंगे मत सुनो, मत ध्यान दो, लेकिन जो इंटरनल लड़ाई है, जो परिवार की लड़ाई है, उससे निकलना उनके लिए टफ होता है। तो रेगुलर बेसिस पे हम इनके सेशंस करवाते हैं, इनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं कि क्यों आप अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ाइए, स्पेशली हमारे प्रोग्राम में बेटियां ही हैं, और क्यों आपको इनको पढ़ाना चाहिए और क्यों बेटियों को पढ़ना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है तरुण जी की बच्ची आती है, आप उसको बड़ा सा ज्ञान दोगे, आप उसको मोटिवेट करोगे, लेकिन उसके बाद में वो फिर से डिमोटिवेट हो जाएगी, क्योंकि वो सेंटर पे क्या करती है, 4 घंटे रहती है, बाकी का तो उसका एटमॉस्फेयर वही है, वही पेरेंट्स, वही माहौल, वही सोच। तो बहुत बार वो एब्सेंट हो जाएगी, 4 दिन नहीं आएगी, 5 दिन नहीं आएगी, फिर उसको आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए मोटिवेट करना होता है। तो टाइम पे हम लोग इनके लिए सेशंस कंडक्ट करते हैं। और जो बच्चियां, ऐसा नहीं है कि जो बच्चियां 10th ओपन बोर्ड पढ़ रही हैं वो भविष्य में और भी पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात होती है। हमारी बहुत सारी बच्चियां 12th करती हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं और उन्होंने अपना नाम बनाया, लेकिन बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो 10th के बाद में फिर से अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहती हैं या 12th के बाद में छोड़ना चाहती हैं, नहीं पढ़ना चाहती। उनके लिए हम लोग स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं कि जीवन में आपको कुछ मिले ना मिले, बेसिक शिक्षा मिल जाए कि आप अपने बच्चों को ढंग से रेज कर दें, आप गुणा भाग कर लें, आप अपने सही गलत का फैसला कर लें। उसके साथ हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने मेरी उड़ान स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है कि उन बच्चियों को हम लोग स्किल ट्रेनिंग दे पाएं ताकि वो अपने जीवन में इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाए। क्योंकि हम भारत में ये कहते हैं स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि स्किल्स डेवलप होगी तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाते हैं जी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से हम सीखते जाते हैं। और एक आपके लिए फिर से सरप्राइज़ धरती धरोहर के मंच पर है, और अब कौन आने वाला है सरप्राइज़ के रूप में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा और हम आपके एक्सप्रेशन देखेंगे। भाग्यश्री जी सैनी
ड्रॉप आउट्स गर्ल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ड्रॉप आउट्स गर्ल जो है, इनको बड़ी ज़रूरत रहती है, इनके अलग अलग कारण होते हैं स्कूल छोड़ने के। इन सब कारणों को दूर करते हुए इनके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए और इनके रोजगार के लिए भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने सिलाई केंद्र खोल करके और अन्य कई कामों के माध्यम से आप इनके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। और ये देखिए, ये सरप्राइज़ और शुभकामनाएं, बधाई आपको मुझे लगता है कि हर जगह से मिलती है, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रही हैं और हर बच्ची के दिल से दुआ निकलती है कि मैडम बहुत अच्छी हैं और इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। ये जब आप कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते तो कहीं पेरेंट्स भी रोकने की कोशिश करते होंगे कि नहीं हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ, ऐसा कुछ होता है? डेफिनेटली, बहुत आम बात है। जो पेरेंट्स अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, देखिए इसके पीछे एक बहुत लंबा साइकिल है। जो पेरेंट्स अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, या तो उनकी सोच नहीं है, या फिर उनको लगता है कि इतना ही हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, फिर उसी लेवल का वर्ड ढूंढें, फिर उसको दहेज दें। तो ये भी एक आम समस्या है। तो उनको लगता है कि क्यों इतना इन्वेस्ट करना है। दूसरा, हमारे जो ये ड्रॉप आउट्स बेटियाँ हैं, ये वो पेरेंट्स हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, और उनके लिए बहुत पिता जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी या ये करते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। तो उनको लगता है कि अगर हम इस जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो एक बेटी जिसकी अगर हम शादी कर दें, अभी ड्रॉप आउट करती है, तो एक बर्डन हम पे कम हो जाएगा, कि जहाँ पे 4 मुंह खाने वाले हैं वहाँ पे 3 रह जाएंगे। तो मल्टीपल कारण है। सुरक्षा का इन लोगों को लगता है कि भाई आस पड़ोस में कुछ गलत ना हो जाए बेटी के साथ में, क्योंकि हमारी समाज में बेटियों को जो रेस किया जाता है तो उनको इज्जत का प्रतिनिधित्व हम समझते हैं कि बेटियां जो होती हैं घर की इज्जत को रिप्रेजेंट करती हैं, और बेटा आधार होता है जो परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो वो एक चीज़ इनकी सोच में होती है कि कल को कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए, तो इट्स बेटर कि हम इनकी शादी करते हैं। स्कूल दूर है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मल्टीपल कारण है। और डेफिनेटली आप इनको बोलोगे जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं, आप उनको बोलोगे आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, वो बहुत आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन आपको बोलते हैं ना 360 डिग्री पे आपको समझाना होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा कन्विंस करने की ज़रूरत होती है, जो समझ जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत होती है, और आपको एश्योर करना पड़ता है कि आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो उससे अच्छा ही होगा, खराब कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि जैसे पेरेंट्स का थॉट ये होता है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए जी। तब समाज में हम देखते हैं तो बहुत सारी विकृतियाँ जो हम आए दिन अखबारों में इनमें पढ़ते हैं, तो इसको लेकर माता पिता अवश्य रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, है ना, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। देखिए जी, लेकिन हाँ, तो यहाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बीच फिर क्योंकि आप इतना काम करते हैं, आप फील्ड में हैं, क्या समाज का क्या दायित्व है यहाँ पर? मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, बेस्ट है, पर हम क्या करें? या एक इंडिविजुअल जो टीवी देख रहा है इस वक्त, वो इस तरह इसमें कैसे योगदान दे, क्या करे? तरुण जी, समाज क्या है? समाज किससे बना है? आपसे, मुझसे, मेरे जैसी और महिलाओं से और आपके जैसे पुरुषों से। हम ही लोगों ने एक समाज का निर्माण किया है, और हमारे ही जो थॉट्स हैं, हमारे ही जो सामाजिक मूल्य है, उन्हीं का आदान प्रदान हम लोगों ने किया है। अब हमारी जो सोच की लिमिटेशन है वही कैरी फॉरवर्ड होगी हमारी जनरेशन को, और उसी हिसाब से हम हर व्यक्ति को देखेंगे। देखिए, जो वर्तमान माहौल है जहाँ पे हम लोग महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, डेफिनेटली ये एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन पेरेंट्स में क्रिएट करता है। क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बेटियां इज्जत को प्रतिनिधित्व बेटियां करती हैं। अगर हमारी बेटी के साथ कुछ हो गया तो पेरेंट्स को, वो कहते हैं ना हमारे गांव में कि बेटियां माता पिता को भारी नहीं होती, समाज को भारी हो जाती हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स अगर कहीं ना कहीं किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो आप देखिए किसको विक्टिम समझा जाता है? उसी बच्ची को जिसके साथ हुआ है, ना कि वो अपराधी जिसने किया है। हम लोग, हमारा समाज उसी बच्ची को नहीं स्वीकार करता है, उसी पे हम लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं। एक बच्ची जो इस दौर से गुजर चुकी है, आप एक उस पर डबल प्रेशर डाल रहे हैं। पेरेंट्स का भी प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो समाज होता है जो पेरेंट्स को प्रेशराइज करता है, और उनकी जो थॉट्स होते हैं वो बेटी को प्रेशराइज करते हैं। तो नो डाउट समाज का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी क्राइम को रोकने में, पेरेंट्स में भरोसा पैदा करने में। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी ड्रॉप आउट्स बेटी को ही लेके लूँ, मान लीजिए कोई बेटी नहीं पढ़ रही है और उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया है। हम लोग बाद में आते हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी क्या होते हैं ढूंढते हैं, हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन जो हमारे अड़ोस और पड़ोस है, जिससे समाज बना है, जो समाज है, वो चाहे तो उन पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं।
वो बता सकते हैं आपको बेटी को क्यों पढ़ाना चाहिए। उन्हीं बच्चियों का जब बाल विवाह होता है, प्रशासन को तो कोई इन्फॉर्म करता है तो प्रशासन पहुंचता है, लेकिन जब बाल विवाह होता है जिसमें 50 लोग बारात में आते हैं, क्या 50 में से एक भी व्यक्ति अवेयर नहीं है जो या तो उन पेरेंट्स को समझा दे या प्रशासन को कॉल कर दे कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है। ये रोल है समाज का। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाती है, लोक लाज में लोग बोले कि मेरे जानकार हैं या फला हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें कि जो मेन जड़ है पति पत्नी की हम बात करें, क्योंकि परिवार वहीं से शुरू हो रहा है, राइट, वहीं से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जो मेन पहली सीढ़ी है, जैसे पति पत्नी में बहुत मनमुटाव होना, तनाव होना, लड़ाई झगड़े होना और उसका छोटे से बाल मन पर असर ऐसा होना कि वो एक छोटी गठरी लेकर निकलता है और बाद में बड़ी हो जाती है, तो उनको किस तरीके से समझाएं कि पति पत्नी का क्या रोल है इसमें? आई थिंक पति पत्नी जो होते हैं ना, सारा रोल बच्चे के लिए अपब्रिंगिंग का ही है। आज मैं और आप जो है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के ही प्रोडक्ट हैं। हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमारी अपब्रिंगिंग की है, हमें घर में कैसा माहौल मिला है। आप एक चीज़ देखिए, जिस बच्चे के घर में बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, वो बच्चा अपनी चीज़ों को बहुत सहजता से कर लेता है, बहुत क्लैरिटी होती है उसके जीवन में और उसको पता होता है, बहुत फोकस्ड बच्चा होता है, बहुत डिसिप्लिन बच्चा होता है। लेकिन वहीं पे मेरी वो बच्चियाँ जिनके घर में वही घरेलू हिंसा है, वही उत्पीड़न है, वही रोक टोक है, वही कोड ऑफ कंडक्ट्स हमने लगा दिए पेरेंट्स पे, अपब्रिंगिंग में डिस्क्रिमिनेशन है, वही बच्चियाँ आप देखिए मेंटल हेल्थ से जूझ रही हैं। उनमें ज़्यादा आपको एंजाइटी मिलेगी, ज़्यादा फोकस नहीं होती हैं, डरी हुई बहुत होती हैं, बहुत स्केयर्ड होती हैं। अगर आज कोई बेटी डरी हुई होती तो आपको क्या लगता है वो डर किसने पैदा किया है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, बॉक्स ऑफ चॉकलेट, एक बॉक्स चॉकलेट का बेटी को देते हैं जिसमें उसको स्वतंत्रता देते हैं, और एक चॉकलेट का बॉक्स अपनी बेटी को देते हैं जिसमें वो देते हैं डिस्क्रिमिनेशन, रुकावटें, रोक टोक, कोड ऑफ कंडक्ट, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। तो आप सोचिए, जब आपके जो चॉकलेट के जो बॉक्स हैं उसमें आपको सर्व ही इस तरीके से किया गया है, तो आप क्या बनेंगे? अब आपने पेरेंट्स की बात की, अगर पेरेंट्स का घर में वही माहौल है कि वो लड़ रहे हैं, एक बहुत छोटा बच्चा हो सकता है पेरेंट्स के लिए वो दैनिक दिनचर्या है कि आज वो लड़े हैं, 2 घंटे बाद में वो नॉर्मल हो गए, लेकिन जो बच्चा होता है ना, वो बहुत, जो उसका बाल्यावस्था होती है, जो बाल मन होता है ना, उस पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है वो बच्चा, उसको डर लगता है चीज़ों से, उसका आने वाले जो रिश्ते हैं उन पे से भरोसा उठता है। और शायद हो सकता है कि जो अभी हम जनरेशन में देख रहे हैं कि लोगों का शादी पे भी भरोसा नहीं रहता, कि नहीं, इतना मन मुटाव हमें नहीं बच्चे को पूछते हैं तो वो कहता है मैं बड़ा होकर शादी नहीं करूंगा, ज़्यादातर यही जवाब आता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? आज हमारे पेरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं, आप एक छोटी सी चीज को देखिए, कौन कर रहा है? मान लीजिए कोई बेटा या कोई पुरुष कर रहा है, अगर हम लोग एक तरफा एक बात करें, उस बच्चे में पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में कोई कमी रही है कि वो अपने बेटे को सिर्फ वो लड़ते रहे। जब एक पिता अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट करता है कि वो उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, बेटा देख रहा है कि मदर को, महिला को कैसे ट्रीट करना होता है, भविष्य में वो भी दूसरी महिलाओं को, अपनी पत्नी को वैसे ही ट्रीट करेगा। तो वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स एक आईना है अपने बच्चे के लिए। पिता ये बताते हैं कि आपको महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, पेरेंट्स ये बताते हैं कि आपकी आने वाली जो जिंदगी है उसमें आपको डिसीजन कैसे लेना है, क्योंकि 18 साल 12 साल की उम्र में बच्चा जो होता है वो अपने फैसले नहीं ले सकता है, उसको जो सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो फैसले लेता है। ये यहाँ पर इसका एक ही सार निकल के आता है कि पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि जिंदगी जो है वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ तेरी और मेरी कहानी ही है, और इस कहानी को अच्छे तरीके से समझना है ताकि बच्चे आगे बढ़ें, तो लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें और होती रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपके काम के अलावा मैं अगर आपको पर्सनली जानना चाहूँ तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाली इस वक्त में आपको करना पसंद है, हॉबीज़ वगैरह? मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है जी, बचपन से लिखती हूँ। अभी तो डायरी होती है अपने पास में, कहीं पे गिफ्ट मिल गई, सिस्टर ने खरीदी, गिफ्ट दे दी, या फिर आपको शौक है तो आप ले आए। बचपन में डायरी नहीं होती थी, तो बचपन में रजिस्टर का पेज फाड़ के, कॉपी का फेड फाड़ के लिखते थे, फिर उसको कहीं पे छुपाते थे। तो डायरी लिखने का शौक बहुत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो शायद डायरी वो जगह है जहाँ पे मैं खुल के अपने आप को लिख सकती हूँ। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक समय के बाद में आपको फियर होता है कि शायद मैं अपने आप का ये कमज़ोर पक्ष किसी के सामने रख दूंगी तो कैसा होगा। जैसे लोगों को उम्मीदें होती हैं कि
मैं काफ़ी बार नोटिस करती हूँ कि मैं विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो लोग ऐसे बोलेंगे अरे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू, कि तुम कैसे कमज़ोर पड़ सकती हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मुझे भी लो लगता है, मुझे भी चीज़ें कभी कमतर लगती हैं, मुझे भी पेन महसूस होता है। तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं दूसरे से शेयर नहीं कर सकती, तो मैं डायरी में उसको लिखती हूँ और आई फील कि हाँ मैंने अपने आप को रिलीज़ कर लिया। और डायरी मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त बचपन से रही। जी, तो आपके दोस्त भी बहुत से हैं और कई दोस्तों को आपने जोड़कर अपने काम में भी लेकर आए, और यहाँ पर एक और सरप्राइज़ अब आपके लिए स्क्रीन पर आने वाला है। और कौन है, आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। नमस्कार, मैं सीएल सैनी, राइटर प्रोड्यूसर। भाग्यश्री सैनी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे एक कहावत है, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि हमारे जीवन पर नाम का बड़ा प्रभाव होता है। तो भाग्यश्री का जो नाम है उसका उनके जीवन में बड़ा महत्व है। लोग भाग्य को, अपने भाग्य को बदलने के लिए अनेकों काम करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और खुद के भाग्य को बदलने की बात करते हैं। लेकिन वही भाग्यश्री अपने भाग्य को बदलने की बात नहीं करती, वो लोगों का भाग्य बदलती है। उनका जो एक ट्रस्ट है अनसंग स्टार, जिसमें बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो गई हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनके साथ में घर में बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं आई हैं, उसमें उन्होंने अपने जीवन को बढ़ चढ़ करके उनके जीवन को सुधारा है, उनके भाग्य को बदला है। तो भाग्यश्री ने चरितार्थ कर दिया है कि वो किसी का भी भाग्य बदलने में सार्थक है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां जिस उम्र में लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाहिशें देखते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करने की बात करते हैं, वहां पर भाग्यश्री लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। समाज की जैसे वो नब्ज को समझती हैं, समाज में हो रहे उस सारे अत्याचार को, सारे जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, चाहे औरतों पे जुल्म की बात कर लो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात कर लो, गहरी समझ है उनको। और ये समझ वो किताबों से लेती है, ये उनके अपने जीवन की समझ है। उन्होंने अपने जीवन को ही एक किताब की तरह लिया है, अपने जीवन से ही सारी की सारी प्रेरणाएं ली हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो भाग्यश्री लगातार अपनी इस यात्रा की तरफ बढ़ रही है और हमें बहुत खुशी है कि वो इस यात्रा में आगे बढ़ें और जीवन को सार्थक करें, लोगों के भाग्य बदलने को सार्थक करें। इसी शुभकामनाओं के साथ भाग्यश्री, आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, ये यात्रा है जो आपकी आगे बढ़ती रहेगी और आप यूं ही बेहतर तरीके से काम करते चले जाइए। और क्या कहें अब आपके बारे में, और कितना पूछें, समय भी होता है, लेकिन छोटी सी मतलब इस बाइट में ही सर ने बहुत कुछ बता दिया आपके बारे में। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ती रहें। अब कोई एक जो मैसेज आप सभी को कहना चाहें आज धरती सवारी के मंच पर, वो क्या है? एक गीत हमने थोड़ी देर पहले सुना और उसमें मुझे सबसे बेहतरीन दिखे गुब्बारे, बैलून्स। तो मैं इस मंच के माध्यम से स्पेशली जो जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये जीवन आपका भी उतना है जितना किसी और का है। आपकी आवाज़ यहाँ पे मायने रखती है। आप अपने जीवन की हीरो खुद हैं, तो अपने स्क्रिप्ट मेहनत से, हिम्मत से, बिना डर के लिखें। और ढेरों शुभकामनाएं आपको। और पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चे को, जैसे गुब्बारे स्वतंत्रता से उड़ते हैं, उनको उनका आकाश नापने की पूरी स्वतंत्रता दे। यही मैं शुभकामनाओं के साथ ढेरों शुभकामनाएं सभी महिलाओं को देना चाहूँगी और यही संदेश मैं सभी बेटियों को देना चाहूँगी।